नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जनवरी 2025। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला जो आर्टिकल है वो पोलियो से रिलेटेड है। क्यों है सबसे पहले ये चर्चा में वो देखेंगे। पोलियो से रिलेटेड हमारा पहला आर्टिकल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है पोलियो वायरस के दो टाइप है पोलियो वायरस की। एक है वाइल्ड पोलियो वायरस, दूसरा है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। ये जो दोनों वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस और वाइल्ड पोलियो वायरस, ये पोलियो वायरस की दो स्ट्रेन है, यानी कि दो प्रकार है पोलियो वायरस के। तो ये देखने को मिले हैं, इसके कई सिम्टम देखने को मिले हैं, कहीं कहीं इसके केस भी देखने को मिले हैं। तो WHO ने कहा है वाइल्ड पोलियो वायरस और वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस है, इसके कुछ नमूने कुछ केस देखने को मिले हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो पोलियो वायरस से संबंधित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि WHO ने कुछ बात करी है। WHO ने क्या कहा है? WHO ने कहा है कि पोलियो वायरस के दो स्ट्रेन, कौन कौन से दो स्ट्रेन है? एक है वाइल्ड पोलियो वायरस, दूसरा है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। इन दोनों के कुछ केस देखने को मिले हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। अब ये केस कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? ये एक तो केस देखने को मिला है यूरोप में। यूरोप में कहाँ है? यूरोप में UK यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला है, स्पेन में, और भी कई देशों में यूरोप के जो देश है वहाँ पर देखने को मिला है। अफ्रीका की कुछ देश है जैसे चाड है, वहाँ पर ये केस देखने को मिले हैं। वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर जो गाजा पट्टी वगैरह है ना, वहाँ पर इसके केस देखने को मिले हैं। हमारे साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान में ये केस देखने को मिले हैं। तो ये जो है ना पोलियो, इसके एक बार फिर से केस देखने को मिले हैं। वैसे जो पोलियो है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, बट इसके कुछ केस है वापस देखने को मिले हैं, इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। तो ये देख लो, यूरोप के कुछ देश है जैसे कि फिनलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है, पोलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर पोलियो के कुछ केस देखने को मिले हैं। गाजा में भी पोलियो के केस देखने को मिले हैं। अफ्रीका के कैमरून है, चाड है, नाइजीरिया है, कोटे दी आइवरी, यहाँ पर पोलियो वायरस के केस देखने को मिले हैं। एशिया में पाकिस्तान में पोलियो के केस देखने को मिले हैं। तो इतने देशों में ये केस देखने को मिले, इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। अब हम पोलियो वायरस के जो स्ट्रेन हैं, ऊपर हमने बात करी थी पोलियो वायरस के दो स्ट्रेन हैं, अभी हमने बात करी थी दो स्ट्रेन कौन कौन से हैं। एक हमने पहले बात करी थी, एक में हमने बात करी थी जो वैक्सीन ड्राइव है, जो वैक्सीन से होता है, और दूसरा होता है ओरल माध्यम से, मतलब डायरेक्ट जो मुंह से लेते हैं उससे। तो दो प्रकार के पोलियो वायरस की हमने ऊपर बात करी थी। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पोलियोमाइलाइट्स के बारे में। पोलियो का है जो नाम है ना वो पोलियोमाइलाइट्स है। पोलियोमाइलाइट्स के बारे में बात करें तो ये अत्यधिक संक्रामक है। अत्यधिक संक्रामक का मतलब तेज़ी से ये फैलती है, इन्फेक्टेड ज़्यादा होता है। तो अत्यधिक संक्रामक वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस से फैलती है। वायरल यानी एक प्राणी के दूसरा प्राणी टच में आएगा, ह्यूमन अगर किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से टच में आएगा तो वो फैलेगी। तो पोलियोमाइलाइट्स हैं वो अत्यधिक संक्रमण और एक वायरल बीमारी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसमें पोलियो की बीमारी होती है। ये अत्यधिक संक्रामक और एक वायरल बीमारी है। संचरण कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये मौखिक रूप से होती है, मल मूत्र वगैरह उससे हो सकती है। मौखिक ओरल माध्यम से अगर कोई व्यक्ति है वो खांसेगा, छींकेगा, उसके आप संपर्क में आओगे तो आपको पोलियो हो सकता है। फिर दूषित भोजन और ये दूषित जल है वो खाने से भी पीने से भी हो सकता है। गंदा है जो कंटामिनेट पानी है, ठीक है, कंटामिनेट भोजन है, अगर उसे आप ग्रहण करोगे तो आपको पोलियो हो सकता है। तो ये है संचरण का तरीका है। अभी पता चला है श्वसन है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पोलियो के लिए। श्वसन से ज़्यादा होता है ये पोलियो। तो पोलियो के बारे में इतनी बातें पता चली। पहले पोलियो अभी कुछ देशों में देखने को मिला है। फिर हमने देखा है कि पोलियो, जिसे पोलियोमाइलाइट्स भी कहा जाता है, ये एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। ये एक वायरल डिजीज़ है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये देखी जाती है। संचरण यानी ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? तो मलमूत्र है, मौखिक यानी ओरल रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये हो सकता है। और श्वसन तंत्र है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसका योगदान है वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति की सांस दूसरे व्यक्ति के टच में आएगी तो पोलियो होने की संभावना कुछ ज़्यादा हो जाती है। प्रभाव क्या करता है? ये जो इंटेस्टाइन होती है ना, यानी कि आंत को सबसे पहले प्रभावित करता है।
सबसे पहले इंटेस्टाइन यानी आंत को प्रभावित करेगा। फिर इससे क्या होगा, इससे जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र होता है, वो प्रभावित होता है। सबसे पहले ये है आंतों को प्रभावित करेगा। इस आंतों से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, न्यूरो सिस्टम प्रभावित होगा। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा पक्षघात यानी कि पैरालिसिस। पक्षघात यानी कि पैरालिसिस होता है, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, इसके स्ट्रेन यानी टाइप की बात करें, स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप। जैसे कि कोरोना वायरस के भी स्ट्रेन थे, तो इसके भी अलग अलग स्ट्रेन है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के इसके स्ट्रेन होते हैं। टाइप 1 है, ये 2022 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बना हुआ है। इसके केस है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसके केस है वो 2022 से देखे जा रहे हैं। टाइप 2 है ना, टाइप 2, इसको 1999 में इसको समाप्त घोषित कर दिया गया है कि अब इसके केसेस नहीं देखने को मिलते हैं। टाइप 3 की बात करें तो ये 2020 में समाप्त घोषित कर दिया गया है कि अब इसके केस नहीं है। टाइप 3 समाप्त हो चुका है, टाइप 2 समाप्त हो चुका है। टाइप 1 है, इसके केसेस कुछ देशों में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। भारत में है ना, WHO ने 2014 में ही पोलियो को घोषित कर दिया कि भारत में पोलियो अब नहीं है, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था WHO ने। किसी भी देश को, अगर किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करना है तो कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर देना। कोई भी बीमारी जैसे पोलियो है, उससे किसी देश को मुक्त घोषित करना है तो वो कैसे घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर सोचना। तो देखो मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले लास्ट 3 सालों में उस बीमारी से रिलेटेड उस देश में कोई केस नहीं आना चाहिए कि भाई इससे कोई, जैसे में पोलियो है, पोलियो का 2011 के बाद में भारत में कोई केस नहीं आया था, इसलिए 2014 में 3 साल बाद में इसे मुक्त घोषित कर दिया। उस बीमारी को लेकर पूरे देश में जागरूक व्यवस्था होनी चाहिए। सब जो लोग हैं जिनको बीमारी हुई थी उन्हें अच्छे से वैक्सीनेटेड कर दिया गया हो, अच्छी से उनको वैक्सीन दे दी गई हो। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तब उस देश को मुक्त, पोलियो मुक्त या किसी बीमारी से मुक्त घोषित किया जा सकता है, और ये WHO के द्वारा घोषित किया जाता है। इतनी चीज़ आपको पता हो गई होगी। अब हमें पोलियो के 2 टाइप की बात कर रहे थे। ऊपर हम पोलियो के जो स्ट्रेन होते हैं ना उसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ बात करते हैं वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन के अकॉर्डिंग एक तो वैक्सीन दी जाती है, दूसरी दी जाती है ओरल यानी मौखिक रूप से। तो उसके अकॉर्डिंग पोलियो के टाइप की बात करें तो एक होता है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, ठीक है। दूसरा होता है सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। पहला होता है वैक्सीन ड्राइव्ड यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरा होता है सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वायरस। और दूसरा होता है सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, CVPDV। दूसरा और पहला होता है OPV, ओरल पोलियो वायरस, और दूसरा कौन सा है सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस, परिसंचारी वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। अब इन दोनों में अंतर समझो। वैक्सीन से जो ओरल पोलियो वायरस है, ओरल पोलियो वैक्सीन वायरस, इसमें क्या होता है, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुंह से लिए जाने वाली चीज़ को ओरल कहा जाता है। यहाँ पे है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि पोलियो कोई भी बीमारी होती है उसकी वैक्सीन क्यों दी जाती है, वैक्सीन इसलिए दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कोविड की वैक्सीन हर इंसान को दी गई थी। क्यों दी गई थी, इसमें क्या होगा, कोविड का एक जो वायरस होगा, ठीक है, इसे या तो मृत अवस्था में या असक्रिय इनएक्टिव करके, या कई बार तो जीवित रूप में भी इंसान के शरीर में भेजा जाता है, या तो वो ओरली में दवाई के माध्यम से, या फिर कैसे इंजेक्शन के माध्यम से, जिसे वैक्सीन के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में इसे भेजा जाता है। भेजने से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में भेजने के बाद में क्या होगा, शरीर में जब कोई बाहर से वस्तु जाएगी तो हमारे शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ये बाहर से आने वाली चीज़ को पहचानेगा और बोलेगी ये तो हमारे शरीर की दुश्मन है, तो उसके खिलाफ क्या बनाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगी, इम्यून सिस्टम बनाएगी, एक बॉडी बनाएगी, लड़ने के लिए बॉक्सर तैयार करेगी। ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है। यहाँ बाहर से कोई लड़ने के लिए, बाहर से कोई, हमने कोई जानबूझकर कोई वायरस भेजा, हमारी बॉडी को क्या लगेगा, हमारी बॉडी को लगेगा बाहर से कोई दुश्मन आए, इसके लिए क्या करेंगे, हम बॉडीगार्ड तैयार करेंगे। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र है, बॉडीगार्ड तैयार करेगी। पर ये पहले से मरी हुई है या इनएक्टिव है तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और इसको ये तुरंत मार देगा और समाप्त कर देगा। लेकिन दूसरी बात, जब सच में इस प्रकार की रियल बीमारी आएगी जो बहुत ताकतवर होगी, तो हमारे पास में पहले से बॉडीगार्ड बैठे होंगे और उसको मार डालेंगे।
पहले से डिस्टिंग्विश करके ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से काम चलता है। जैसे कोविड की वैक्सीन दी, वैक्सीन देते ही आपको एक दिन बुखार आया होगा। वो क्यों आया था? क्योंकि अगर कोविड का जो वायरस भेजा गया था हमारे शरीर में, उसने हमारे शरीर को थोड़ा इन्फेक्टेड किया, लेकिन हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र था, हमारा इम्यून सिस्टम था, वो काफ़ी स्ट्रांग था, तो वो जो इनएक्टिव था उसको नष्ट कर दिया। इसके थोड़ा बहुत असर हुआ, उसकी वजह से बुखार आया। लेकिन दूसरी बार जब हमें कोविड हुआ तो हमारी जो एंटीबॉडी थी वो पहले से तैयार थी, तो उस जो वायरस आया था दूसरी बार उसको ख़त्म कर दिया। तो वैसे ही ओरल यानी कि मौखिक रूप से दवाई पिलाई जाती है। उसमें जो पोलियो वायरस होता है उसका एक कमज़ोर रूप होता है, वीक जो इसका स्ट्रेन होता है, उसको हमारे शरीर में भेजा जाता है। फिर जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर में क्या बैठी है? प्रतिरक्षा तंत्र बैठा है। वो क्या करेगा? उसको पहचानेगा और उसके लिए पहले से एक डिफेंस तैयार कर बैठेगा। ठीक है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन में एक कमज़ोर पोलियो का जो वायरस होता है उसका जो कमज़ोर रूप होता है उसको मौखिक रूप से शरीर में भेजा जाता है। इसे कहा जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, दूसरा होता है परिसंचारी वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस, सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। अब इसमें क्या होता है? तो परिसंचारी वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस में क्या होता है? देखो, पहले हमने कहा था ओरल यानी मौखिक रूप से हमारे शरीर में भेजा जा रहा है। दूसरी बार हम कर रहे हैं वैक्सीन से। पहली बार तो मौखिक रूप से, दूसरा है वैक्सीन से, सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन। और उसमें था ना, उसमें कमज़ोर था, जो पोलियो वायरस था वो कमज़ोर था, वो शरीर में भेजा गया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ये होता है कि कुछ आबादी ऐसी है उनका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमज़ोर है। उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है इतना स्ट्रांग नहीं है। अब उनका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? तो जब कोई वैक्सीन उन पर लगाई जाएगी, ठीक है भाई, देखो कोरोना वायरस जब आया था तब कई व्यक्तियों को जो इंजेक्शन दिए गए थे तो कुछ लोग ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम थी, जो प्रतिरक्षा तंत्र था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो छोटी सी बीमारी को झेल पाए। तो वैसे ही जब सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस में क्या होता है, जब किसी को वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, तो वो उसकी जो एंटीबॉडी होती है, उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। उनकी जो एंटीबॉडी होती है वो कमज़ोर होती है। तो वैक्सीन लगाने से वो इंसान क्या करेगा? वो बीमार हो जाएगा। और वो वैक्सीन तो लगाई थी फ़ायदे के लिए कि भाई भविष्य में कोई बीमारी हो उसे ठीक करने के लिए लगाई थी। ठीक है, बट क्या हुआ कि उसमें इतनी स्ट्रांग थी नहीं पावर, उसका जो इम्यून सिस्टम था वो कमज़ोर था। वैक्सीन लगाने से उस जो बाहर से इनएक्टिव पोलियो का जो वायरस था अंदर जाके एक्टिव हो गया। एक्टिव होते उसके साइड इफेक्ट हो गए, और वो जो बंदा था क्योंकि वो कमज़ोर था, उसकी जो इम्यून सिस्टम थी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो पैरालिसिस हो गया और वो बीमार हो गया। तो पहले हमने बात करी थी वैक्सीन संरचना, जो एक ऐसी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए ओरल रूप से हम वैक्सीन देते हैं और उसके माध्यम से वो ठीक हो जाता है। फिर दूसरा है वैक्सीन ड्राइव्ड बीमारी होती है, मतलब पोलियो बीमारी कैसे फैलती है ये बात कर रहे हैं। इस पूरे में पोलियो जो ड्राइव्ड है वो कैसे फैलती है, तो फैलने की बात करी थी। एक तो ओरल माध्यम से दी जाती है, तो वो कमज़ोर होता है तो उससे वो ठीक हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वैक्सीन दी उससे आदमी बीमार पड़ गया, हमने तो ठीक करने के लिए दी थी लेकिन आदमी ही बीमार पड़ गया, तो वो है परिसंचारी सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। इसके कारण ये वायरस हो गया, इसलिए कहा था वैक्सीन के कारण वायरस हो रहा है। वैक्सीन के कारण यानी वैक्सीन के ड्राइव करके ये वायरस हुआ है। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? जो वैक्सीन के कारण हो गया तो WHO क्या कर रहा है कि जो वैक्सीन दिया जा रही है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई लोग है उसके कारण बीमार न पड़े। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या चीज़ हमने पढ़ी? हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक ओरल वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। दूसरी पढ़ी चीज़ हमने क्या है? सर्क्यूलेटिंग पोलियो वैक्सीन, पोलियो ड्राइव वैक्सीन है, मतलब सर्क्यूलेटिंग जो परिसंचरण है पोलियो वैक्सीन के ड्राइव करके, मतलब वैक्सीन के कारण जो पोलियो हुआ। इसमें क्या हुआ था? एक वैक्सीन दी थी किसी व्यक्ति को, ये वैक्सीन दी किसी व्यक्ति को, लेकिन इसकी प्रतिरक्षा तंत्र थी वो क्या थी? ये कमज़ोर थी। कमज़ोर होने से क्या था? ये जो वैक्सीन इसको दी गई थी तो इसमें जो वायरस था ये इनएक्टिव था। ये क्या था? ये कमज़ोर था और इनएक्टिव था, फिर भी अंदर जाके एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से ये व्यक्ति था, ये कमज़ोर था, इसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर थी, तो ये लड़ नहीं पाया और ये बीमार पड़ गया। और ये बीमार किसके कारण पड़ा? ये पोलियो वायरस के कारण पड़ा, जो हमने वैक्सीन दी थी उसके कारण। तो ये पोलियो वायरस के कारण पड़ा, जो कि एक वैक्सीन के माध्यम से दिया गया था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन से ड्राइव हो के ये बीमारी होती, तो इसे कहा जा रहा है सर्क्यूलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। अब इसकी ठीक कैसे किया जा सकता है, रोकथाम कैसे की जा सकती है?
तो जो वैक्सीन दी जा रही है ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर ये वैक्सीन अच्छी क्वालिटी होगी तो ये बीमार नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब था इसका। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं पोलियो के जो टीके होते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। इसकी कुछ विशेषता होती है। एक ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। ओरल मतलब मुंह से दिया जाता है और दूसरा दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। तो मुंह से मतलब क्या होता है, इसमें लाइव एंटीट्यूड वायरस होता है। लाइव मतलब इसमें जीवित होता है। जो ओरल मौखिक रूप से दिया जाता है इसमें जो वायरस होता है वो जीवित होता है, और इंजेक्शन के माध्यम से जो वायरस दिया जाता है वो निष्क्रिय यानी इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है, ये बात चीज़ें समझ लो। ओरल माध्यम से वैक्सीन दी जाती है ना, ओरल जो पिलाई जाती है ना, पोलियो की जो घूंटे पहले पिलाई जाती थी, उसमें जो वायरस होता है वो लाइव होता है। दूसरा है उसमें इनएक्टिव होता है यानी कि निष्क्रिय होता है। ये पर्यावरण के लिए घातक होता है क्योंकि ये लाइव है, एनवायरनमेंट में फैलेगा तो ये नुकसान कर सकता है। बट फिर ये क्या होता है, इसमें ये एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तो ये नुकसान कर नहीं पाएगा। खुराक इसमें प्रभावित काफ़ी खुराक की आवश्यकता पड़ती है। हमने देखा था एक बूंद जिंदगी की, एक बार ऐसे करके 5-6 बार ये हमें बूंदें पिलाई जाती थी। जब 2002-4 की बात करें उस टाइम की बात चल रही है, तो यहाँ पर ये बूंदें पिलाई जाती थी। बट इसमें है ना कम खुराक की आवश्यकता होती है, एक बार वैक्सीन दे दो तो ये फर्क आ जाता है। इस प्रकार से काम चलती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय तक इसके फायदे रहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो दोनों में अंतर है कि ओरल के रूप में मतलब मौखिक रूप से पोलियो वायरस पिलाया जाता है, दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, बस यही चीज़ है। इसमें ओरल है, इसमें इंजेक्शन है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये कम समय के लिए। इसमें नुकसान नहीं होता है क्योंकि ओरल माध्यम से दी जा रही है, और इसमें एक्टिव है तो नुकसान नहीं करेगी। इसमें नुकसान कर जाता है व्यक्ति को, हमने अभी ऊपर देखा भी था। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, वो पोलियो वायरस से रिलेटेड था। एक बार इंग्लिश में भी देख लो ताकि इंग्लिश में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है आपका वो दूर हो जाए। क्यों न्यूज़ में है, WHO ने अनाउंस किया है कि पोलियो वायरस के कुछ सिम्टम देखे गए हैं, कुछ केसेस देखे गए हैं। कहाँ कहाँ देखे गए, UK US कई जगह देखे गए हैं, वह चीज़ें हम देख चुके हैं। बात करें पोलीमेट्स या पोलियो वायरस के बारे में तो ये हाईली इन्फेक्शियस मतलब ज़्यादा फैलने वाला वायरल डिजीज़ है। 5 साल से कम बच्चों के लिए होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है। ये फीकल यानी कि जो मलमूत्र होते हैं उनके ओरल रूप से भी हो सकता है, और जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके कारण भी हो सकता है। केस कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, EU यूरोपियन यूनियन के कुछ देश है, यूरोप के देश है, वहाँ देखने को मिले हैं। गाजा में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यह सारी 4 देशों में केस देखने को मिले हैं। फिर ये भी देखा गया अभी जो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है वो सर्वाधिक देखा गया, जो सर्वाधिक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमारे इंस्टेंटाइन होता है, आंत वहाँ पर असर करता है, वो हमारा नर्व सिस्टम है उसे कमजोर कर देता है, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। स्ट्रेन होते हैं 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1 जो कि 2022 से एक्टिव है, टाइप 2 है वो इनएक्टिव है, ख़त्म कर दिया, और इसे टाइप 3 को भी ख़त्म कर दिया है। भारत को 2014 में ये पोलियो मुक्त, पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। वैक्सीन ड्राइड पोलियो के बारे में तो एक ओरल माध्यम से दिया जाता है और एक दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। ओरल माध्यम से दिया जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें इम्यून होता है वो मजबूत होता है, और इसमें क्या क्या होता है, वीक फॉर्म को दिया जाता है। फिर दूसरा होता है वैक्सीन ड्राइव, इसमें क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, और इसके कारण जो ह्यूमन बॉडी होती है वो उस इंजेक्शन के कारण उसकी स्ट्रांग नहीं होती इम्यून सिस्टम, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो ये होता है ना जिसकी इम्यूनाइज पॉपुलेशन है वो कम हो, अंडर इम्यूनाइज्ड हो, उनको ये इस प्रकार से बीमारी हो जाती है, और WHO इसे कम करने की कोशिश भी कर रहा है। फिर यहाँ पर दोनों में अंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा पोलियो से रिलेटेड। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, देखो चर्चा समझने से पहले आप समझ लो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है क्या। देखो रूपपुर कहाँ है, ये है बांग्लादेश, ये इंडिया, यहाँ पर ये है बांग्लादेश, ये मैप है बांग्लादेश का। यहाँ से आती है पद्मा रिवर, तो पद्मा रिवर पर एक जगह रूपपुर। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से देश शामिल है इसमें, इसमें एक तो है बांग्लादेश BNG, एक है इंडिया भारत, तीसरा है रसिया। 3 देश इसमें शामिल है। तो अब ये 3 देश कौन कौन, भारत है, बांग्लादेश और रसिया, और ये बांग्लादेश का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, और ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 3 देश शामिल है। एकमात्र ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जिसमें 3 देश शामिल है। अब इसमें क्यों क्या हुआ है कि ये रूपपुर पावर प्रोजेक्ट है, इसमें
बांग्लादेश की जो करप्शन इंडस्ट्री है, मतलब ये बांग्लादेश का एक आयोग है जो कि भ्रष्टाचार को देखने का काम करता है। ये है इसके माध्यम, एक है कंपनी रूस की है जिसका नाम है रोस्टोम, और बांग्लादेश का जो भ्रष्टाचार विरोधी जो आयोग है, इन दोनों के बीच तनाव चल रहा है, विवाद चल रहा है, इस वजह से ये चर्चा में। तो विवाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हम बात करते हैं रूपपुर परमाणु परियोजना के बारे में। इसमें पहले तो 3 देश शामिल है। 3 देश शामिल है। कौन कौन से 3 देश शामिल है? इंडिया, बांग्लादेश और रसिया। 3 देश कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, रसिया। कहाँ पर बन रहा है ये बन रहा है बांग्लादेश में। कहाँ बन रहा है? बांग्लादेश में बन रहा है। 3 देश कौन कौन से शामिल है? इंडिया, बांग्लादेश, रसिया, 3 देश है। कहाँ बन रहा है? बांग्लादेश में बन रहा है। 2 चीज़ याद होगी। भारत की ओर से इसे कौन नेतृत्व कर रहा है, इसका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL, भारत की ओर से NPCIL है, वो इसका नेतृत्व कर रही है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है? पहली चीज़, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कौन से देश में बन रहा है? बांग्लादेश में बन रहा है। याद रहेगा। कितने देश शामिल हैं? 3 देश शामिल है। कौन कौन से 3 देश शामिल है? भारत, बांग्लादेश, रसिया। भारत की ओर से इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत की ओर से NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। इतनी चीज़ें याद रहेगी। भारत है वो अप्रत्यक्ष भागीदारी निभा रहा है। अप्रत्यक्ष भागीदारी क्यों निभा रहा है भारत? इनडायरेक्ट भागीदारी क्यों निभा रहा है? क्योंकि भारत है वो NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप, एक समूह है जो परमाणु होते हैं, जो न्यूक्लियर होता है, जो उसके लिए यूरेनियम वगैरह की आवश्यकता होती है, उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है। तो भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका मेंबर नहीं है, इसलिए भारत है वो किसी भी देश के साथ में सीधा परमाणु रिएक्टर स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए भारत है वो अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से रसिया भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि रसिया है वो NSC का भागीदार है, और भारत है वो इनडायरेक्ट भागीदारी निभा रहा है। ठीक है। भारत है वो 14 देशों के साथ में जो असैन्य परमाणु सहयोग समझौते हैं वो कर चुका है। असैन्य मतलब एक तो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। तो भारत असैन्य मतलब न्यूक्लियर जो पावर पॉइंट होते हैं वो 14 देशों के साथ में उसके लिए समझौते कर चुका है। अमेरिका है, फ्रांस, रसिया, कनाडा, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, UK, वियतनाम, चेक गणराज्य, इन सब के साथ में भारत समझौते कर चुका है। किससे रिलेटेड? तो वो है असैन्य परमाणु समझौते कर चुका है भारत। ठीक है। तो रूपपुर पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में हम नहीं देखेंगे, ये क्यों चर्चा में हम नहीं देखेंगे। 3 देश है। कौन कौन से हैं? इसमें बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, फिर रसिया है। 3 देश समझ में आ गई। ठीक है। कहाँ बन रहा है ये बांग्लादेश में बन रहा है, और ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर ये लोकेटेड है? ये पद्मा रिवर पर। पद्मा, ये ब्रह्मा का जो नाम है पद्मा है, तो ये पद्मा रिवर पर लोकेटेड है। यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो इसे सपोर्ट करने का काम कर रही है। कोलाब्रेशन रसिया बांग्लादेश के साथ में कोलाब्रेशन है। 3 देश है इसमें शामिल है। और भारत की ओर से कौन कर रहा है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL है, वो भारत की ओर से रिप्रेजेंटेशन इसका दे रही है। भारत है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि भारत है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो इंडिया है वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है, वो 14 देशों के साथ में 14 कंट्री के साथ में साइन कर चुका है, और ये देशों के नाम पड़े हैं। ठीक है जी। ये सारी आर्टिकल था हमारा रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में। समझ में आ गई। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। इसे ऐसे समझते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था? सिंपल है कि अभी जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, ये जो पहले मैप देख लो आप, ये इंडिया का मैप है। मैप गलत बन सकता है जी, सॉरी उसके लिए। ये इंडिया का मैप है, और ये है नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर है ना अभी बारिश हो रही है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे रेन देखने को मिल रही है। ये रेन क्यों होती है? सर्दियों के टाइम में यहाँ पर रेन क्यों होती है? जबकि रेन होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए? वो गर्मियों की या बारिश के टाइम में होनी चाहिए, बट अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी
विक्षोभ इसका कारण है। पश्चिमी विक्षोभ होते हैं क्या, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, यानी कि यहाँ पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, यूरोप, और यहाँ पर है भूमध्य सागर। यहाँ पर सर्दियों के टाइम में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेगी तो रहेगा यहाँ पर लो टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा तो हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा होती वहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर प्रेशर हाई रहता है। और हवाएं हैं ना हमेशा वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, सॉरी हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये कहाँ है, ये वेस्ट साइड है, तो ये हवाएं हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगी, इस प्रकार से चलेगी, ठीक है। यहाँ पर है हिमालय। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में ही हिमालय से ऊपर से होती हुई चली जाती है, इस प्रकार से चली जाती है, क्योंकि जो हिमालय के ऊपर से गर्मियों में ये हमारा यह भारत गर्म होता है तो ये ऊपर से चली जाती है। विंटर के टाइम में है ना यहाँ पे हिमालय होता है तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है, इसका जो ये कोरोलिस फोर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें काम करती है, जेट स्ट्रीम भी काम करती है, काफ़ी सारे और फैक्टर होते हैं, उन सब फैक्टर के कारण ये थोड़ा के नीचे आ जाती है। तो ये हमारा हिमालय था, इसकी इधर आ जाती है, इधर आ जाती है, यहाँ पे आके हिमालय से टकराएगी और भारी हो जाएगी। भारी होने के कारण यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है, राजस्थान वगैरह में बारिश देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर वगैरह है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न विक्षोभ क्या है, यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम क्या होता है, ये पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, यह एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान, तो ये एक्स्ट्रा का मतलब है अतिरिक्त, तो ये उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय रीजन कौन सा है, 23 डिग्री से 23 डिग्री के बीच है उष्णकटिबंधीय। इसके बाहर का जो है उसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहा जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल के बाहर का जो तूफान है उसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम कहा जाता है। तो वेस्टर्न विक्षोभ है, इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम भी कहा जाता है। और ये जो भूमध्य सागर है वहाँ पर जो हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर, इन सारी कारणों से, जेट स्ट्रीम है, ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से ये बारिश होती है भारत में। बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट बारिश की वजह से जो हमारी विंटर की फसलें होती है, ठीक है, वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम में पानी भी देना होता है चावल गेहूँ वगैरह में, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और कश्मीर में बर्फबारी हो जाती है तो जो बर्फ़ पिघल रहा है ना उसकी भरपाई भी हो जाती है। तो ये पूरा घटना है। पश्चिमी विक्षोभ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और घटना क्या है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहाँ पर बहिरूपण कटिबंधीय यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान स्ट्रॉम है, और ये पूर्व की दिशा में, तो वहाँ की इधर आएगा तो पूर्व की दिशा में है, तो ईस्ट साइड में है, भारतीय महाद्वीप की ओर आएगा और यहाँ पे बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब प्रणालियाँ होती है, वहाँ पर लो प्रेशर होगा, भारत की ओर लो प्रेशर होगा, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और मौसम है, बर्फबारी वगैरह होगी। बेनिफिट क्या है, रबी की फसलें हैं, ग्लेशियर पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है स्वामित्व योजना के बारे में। अब है क्या स्वामित्व योजना, इसको एक बार समझ लो। स्वामित्व योजना क्या है, ये स्वामित्व योजना अभी क्या हुआ, पीएम मोदी जी ने एक योजना चालू करी है। क्या होगा, हमारे जो गांव होते हैं, गांव आबादी वाले गांव, ऐसे नहीं कि शून्य ढाणियाँ वगैरह है, आबादी वाले गांव यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह है, वहाँ पे क्या है, लोग होते हैं, लोगों के पास में ज़मीनें होती हैं, संपत्ति होती है, बट ये संपत्ति है ना रजिस्टर नहीं होती है। रजिस्टर मतलब ये संपत्ति लोगों के नाम पर नहीं होती है, कई बार इनके बारे में फुल डेटा वगैरह नहीं होता है, ठीक है। किसकी संपत्ति किसके पास कितनी है, कौन सी, जैसे ये ज़मीन है तो उनका जो फिक्स लाइन कौन सी है, बाउंड्री कौन सी है, ये सारी चीज़ें डिवाइड नहीं की होगी। इसके रिलेटेड कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी क्या किया गया है, स्वामित्व एक स्कीम लाई गई है, इसके तहत स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे, स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे, स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे। ये कार्ड किन को दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी 10 बीघा ज़मीन है, ठीक है, तो आपको ये कार्ड दिया जाएगा, ये 10 बीघा ज़मीन आपकी है, ड्रोन के माध्यम से इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और बोला जाएगा यहाँ से लेके ये इतनी ज़मीन आपकी है, ये आपकी ज़मीन का पूरा बायोडाटा तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जिस लोगों के पास में जितनी ज़मीन है वो सारी डेटा वगैरह जो संपत्ति उनके पास में उन सब का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा इस स्वामित्व कार्ड के माध्यम से। इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले लोग है ना लोन लेने जाते थे बैंक से, बैंक लोन देता नहीं था कि आपके पास में ज़मीन नहीं है, ज़मीन है तो उसके कागज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
अब इनके पास में स्वामित्व कार्ड होगा तो इनको लोन वगैरह आसानी से मिल जाएगा। तो ये फायदा देखने को मिलेगा स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। तो स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख का ये कार्ड वितरित किए गए हैं। ये जो गाँवों के क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा प्रौद्योगिकी के साथ में, और ये एक सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र, यानी कि इस पे जो फंड वगैरह लगेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होती है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसे देते हैं, पर यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपीएससी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सी स्कीम है वो सेंट्रल प्रायोजित स्कीम है, यानी कि केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। क्या स्कीम है वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इस स्कीम से रिलेटेड। चलते हमारे नेक्स्ट इस आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ई वे बिल से संबंधित है। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है ई वे बिल। अभी क्या है, ट्रेन के माध्यम से जब हम भेजते हैं ना किसी सामान को, तो अभी क्या कर दिया, उस ट्रेन को है ना जीएसटी के साथ में लिंक कर दिया। ट्रेन के माध्यम से जो भेजने का जो सिस्टम होता है उसको जीएसटी के साथ में लिंक कर दिया है, ताकि आसानी से पहचान हो सके कि ये चीज़ ये भेजी जा रही है। ये सारी चीज़ें तो न्यूज़ में याद कर रखने की बात है। हमारे काम की चीज़ें ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? ये कोई सामान है, फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो अनाज है। कीमत कितनी है इसकी? एग्जाम्पल के लिए इसकी 2 लाख रुपए कीमत है, 2 लाख इसकी कीमत है। इसको गुजरात से भेजा जा रहा है यूपी, गुजरात से यूपी भेजा जा रहा है। ये किसके थ्रू भेजा जाएगा? ट्रक वगैरह के थ्रू भेजा जाएगा। अब ये जो है ना ट्रक के थ्रू, तो इनके पास में ई वे बिल होना चाहिए। ई वे बिल क्या होगा? जीएसटी जैसे आप भरते हो ना, जीएसटी जमा करवाते हो, तो उसी के द्वारा ये बिल जनरेट किया जाता है। इस बिल में लिखा होगा कि ये इतने टन माल है, इसकी प्राइस ये है, जीएसटी इस पर इतना लगा है, सारी रिकॉर्ड इस ई वे बिल में होगा। तो हर जो भी कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, अगर उसकी कीमत 50,000, अगर उसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा है, कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, कुछ भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हो, उसकी कीमत अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। ई वे बिल है वो जीएसटी ऑफिस के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो 50,000 से ज़्यादा जरूरी है, जो मूल्य अधिक है उसको ई वे बिल रखना जरूरी है। और ये जो जीएसटी एक्ट है उसमें मेंशन भी किया गया है। और ये जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा ये जीएसटी जो पोर्टल होता है वहाँ से जनरेट किया जाता है। तो ये ई वे बिल था। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पीपीआई के बारे में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब न्यूज़ तो देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि पीपीआई है वो थर्ड पार्टी से भी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर पाएगी। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्या होता है? देखो आप फ़ोनपे का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पेटीएम का, जो भी आप किसी भी पेमेंट के लिए उपयोग करते हो, ये किसके थ्रू एक पेमेंट का दूसरे पेमेंट से भेज सकते हो? यानी कि फ़ोनपे से पेटीएम में भेज सकते हो, पेटीएम से गूगल पे में भेज सकते हो। ये किसके थ्रू भेज पा रहे हो? यूपीआई के थ्रू, जिसे एनपीसीआई ने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने डेवलप किया गया है, ठीक है। और यूपीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही है। यूपीआई आपको अलाउ करती है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह, पहले क्या होता था पेटीएम से आप पेटीएम ही भेज सकते हो, फ़ोनपे से ओनली फ़ोनपे में भेज सकते हो, क्योंकि ये यूपीआई बीच में नहीं था, तो यूपीआई ने इसे ईजी कर दिया। तो अब पीपीआई क्या है, ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो पहले यूपीआई में क्या होता है, अपने बैंक में पैसे पड़े हैं, ठीक है, फिर ये फ़ोनपे हैं, पीपी को मैं फ़ोनपे मान रहा हूँ, ठीक है, फ़ोनपे है, बैंक के पैसे को दूसरी बैंक में भेजना है। यहाँ पे एसबीआई है, यहाँ पे पीएनबी है, इसमें भेजना है। बीच में कौन है? ये पीपी यानी फ़ोनपे है, उधर गूगल पे, जीपी गूगल पे है। तो हम क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, इसमें भेजेंगे, और पैसे कहाँ जाएंगे? इसके थ्रू होते हुए, इसके थ्रू होते डायरेक्ट बैंक में चले जाएंगे। इन दोनों का कोई लेना देना भी नहीं है, ना इसको लेना देना ना इसको देना देना। यहाँ से होके इसमें जाएंगे, यहाँ से होके इसके, ये दोनों मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। बट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, पेटीएम का जैसे वॉलेट होता है, ठीक है, पेटीएम का वॉलेट होता है, फ़ोनपे का जो वॉलेट होता है, अमेजॉन पे क्या होता है, गिफ्ट कार्ड होते हैं, आप गिफ्ट कार्ड के रूप में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपको अपने बैंक खातों का उपयोग नहीं करना है, बिना बैंक खाते को उपयोग किए हुए आप ये जो प्रीपेड पेमेंट है इनके माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फ़ोनपे के पास में अपना वॉलेट है, उसमें स्टोर करो पैसे और ट्रांजेक्शन कर दो, वैसे पेटीएम में स्टोर करो और ट्रांजेक्शन कर दो। तो इसे कहा जाता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बैंक का उपयोग नहीं किया जाता है।
और ये अग्रिम जमा है वस्तु और सेवा। वस्तु मतलब इसमें गिफ्ट कार्ड भी होते हैं ना अमेजोन के, तो उसके माध्यम से संचालन किया जाता है। इसमें मोबाइल वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट होता है, गिफ्ट कार्ड है, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें बैंकिंग भी होती है और नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा ये जारी किया जाता है, पेटीएम वगैरह सारी चीज़ें शामिल है। ये इसमें लघु होता है और केवाईसी भी जनरेट करना जरूरी है। तो ये हमारा था पीपीआई से रिलेटेड। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई आपको। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट है पीएम केयर फंड्स। क्या है पीएम केयर फंड, एक बार इसको भी समझ लो। पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड है क्या? ये कोई भी व्यक्ति है, जैसे मेरे पास कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरे को क्या करना है, पैसे देने हैं। अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो मेरे को 2% है वो CSR, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के रूप में जमा, CR कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो CRSR फंड होता है उसके रूप में मेरे को जमा करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मेरे को ज़रूरत है ना, तो इसलिए मैं कहाँ कर सकते हो, एजुकेशन में दे सकता हूँ, फिर साथ में मैं पेड़ लगाने में, ट्री फॉरेस्ट के लिए दे सकता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए दे सकता हूँ। CSR है मतलब जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड है ना, वो कहीं पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, कहीं पे भी जो इसको जमा करवा सकता हूँ। अब इसके लिए एक गवर्नमेंट बनाया है पीएम केयर फंड। ये क्या करता है, ये आपातकाल की जब सिचुएशन आती है, आपातकाल की सिचुएशन आती है, जब आपातकाल की सिचुएशन आती है तो उसमें लोगों की मदद करने के लिए पीएम के नाम से एक अलग से फंड बनाया गया है। ठीक है, इसके हेल्प से पैसे लगाए जा सकते, लोगों की हेल्प की जाती है। तो पीएम केयर फंड है, उसमें अगर आप CSR के थ्रू पैसे जमा करवा सकते हो, कोई डोनेशन दे सकता है, उसमें पहली बात तो टैक्स नहीं लगेगा, तो ये टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत आया, बता नहीं सकती, यानी कि गवर्नमेंट को आप ये नहीं पूछ सकते हो कि पीएम केयर फंड में कितने पैसे और कहाँ से आए, ये RTI से भी बाहर है। ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट का जो बजट होता है, बजट के थ्रू इसमें पैसे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो RTI के थ्रू बाहर है, और इस पर अगर आप पैसे डोनेट करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, और ये बजट से भी बाहर है। तो ये पीएम केयर फंड होता है। पीएम केयर फंड है, ये एक ट्रस्ट है, एक प्रकार का सार्वजनिक यानी पब्लिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसकी जो स्थापना है पंजीकरण एक्ट, रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1908 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। बजट के दौरान इसको पैसे नहीं दिया जाएगा। इस पैसों का जो उपयोग है वो आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा, जो इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब आपदा वगैरह आए, तब इससे पैसे आप जमा करवा सकते हो। मेंबर कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, जो इसके चेयरमैन होते हैं, पदाध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे। फिर बात करें बेनिफिट की, जो जिसे जमा करवाएगा उसे टैक्स वो जो रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब टैक्स से छूट मिल जाएगी। और ये है जो कंपनी एक्ट है, उसके तहत हमारा सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, तो वो उसके तहत आपको इसमें जमा करवा सकते हो, तो वो भी माना जाएगा। RTI के दायरे से ये बाहर है। तो ये आर्टिकल था हमारा पीएम केयर फंड के बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखना आप, UPSC इसकी फुल फॉर्म पूछ सकती है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसकी जो फुल फॉर्म है आप जरूर याद रखना, UPSC इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड इसकी फुल फॉर्म है। और न्यूज़ में इस वजह से था कि इसमें 912 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसे स्थापित किया गया था, और बजट से इसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। और पर्पज़ क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इसके, और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर में शामिल है। 100% टैक्स एग्जम्पशन है, अगर आप इसमें पैसे जमाते हो आपको टैक्स नहीं लगेगा। और जो हमारा कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR, उसके तहत भी इसमें आप डोनेट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल था हमारा पीएम केयर फंड के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है सोमालिया के बारे में। न्यूज़ क्यों है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोकेशन देखो सोमालिया की। ये रहा हमारा सोमालिया, ये रहा क्या है, देश से नाम है सोमालिया। कैपिटल कौन सी है, मोगादिशु, मोगादिशु ये इसकी कैपिटल है। पहला पॉइंट, कैपिटल कौन सी है, मोगादिशु इसकी कैपिटल है। कौन कौन से देशों से इसकी बाउंड्री लगती है, केन्या से बाउंड्री लगती है, इथियोपिया से बाउंड्री लगती है, ये इथियोपिया है, और लगती है जिबूती से, ये जिबूती। तो 3 देशों से लगती है, केन्या, इथियोपिया और जिबूती, 3 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? सिड, ट्री के सीड में क्या है? सीड का मतलब, एस का मतलब होता है सोमालिया, एस का मतलब होता है सोमालिया, फिर ई का मतलब होता है इरिट्रिया, फिर दूसरी ई का मतलब होता है इथियोपिया, और तीसरे डी का मतलब होता है जिबूती। तो सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये जो देश है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है। अब एक होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कितने देश हैं? सिड है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ये 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक होता है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बड़े वाला। तो इसमें कौन कौन से देश है? इसमें आप ये जोड़ लो, हमने ये जोड़ लिया था, अभी केन्या ऐड कर लो, युगांडा ऐड कर लो, साउथ सुडान ऐड कर लो और सुडान ऐड करो, ये बन जाता है ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पहले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, और ग्रेटर में ये ऊपर वाले केन्या, युगांडा, सुडान और साउथ सुडान, ये ऐड हो जाते हैं, तो वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बन जाता है। ठीक है जी। यह है यमन, ये ओमान है, यहाँ पर है हमारा जो ये यहाँ से होते हुए जाते हैं वाटर, और यहाँ पे देखो पायरेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सोमालिया फेमस भी है पायरेट्स के लिए, चोरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नदियाँ वगैरह यहाँ की इंपॉर्टेंट है नहीं इतनी, याद भी लोगों को याद रहेगा नहीं, तो ये आर्टिकल जरूर आपको पता होना चाहिए सोमालिया के बारे में। कैपिटल मोगादिशु है, सबसे पूर्व का देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिबूती, इथियोपिया, केन्या से बाउंड्री लगती है, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सारी चीज़ें थी सोमालिया के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में ये चर्चा में क्यों है? भारतीय बीज सहकारी समिति चर्चा में क्यों है? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट मिनिस्टर होता है ना, उन्होंने अभी इसकी बैठक करी है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, इसकी बैठक करी है, इस वजह से ये चर्चा में है। अगर हम बात करते हैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की, तो ये क्या है? ये जो है ना, हमारे जो बीज होते हैं यानी सीड बीज होते हैं, ये अगर अच्छी गुणवत्ता के नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो इनको हमें बाहर से इम्पोर्ट करना होगा। तो ये जो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, ये क्या करती है? ये बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कमेटी है। कोऑपरेटिव कमेटी का मतलब है जो सरकार की ना हो, लोगों ने आपस में मिलकर बनाया है और बहुत सारे राज्यों में काम करती है, इसे बहुराज्यीय सहकारी समिति कहा जाता है। और ये है बीजों का ध्यान रखती है। जो बीज होते हैं ना, सीड यानी कि बीज होते हैं, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी का, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको कंजर्व करने का, उनके लिए और रिसर्च वगैरह करने का, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके द्वारा की जाती है। यह स्थापना हमने देख लिया, एक अधिनियम के माध्यम से इसे स्थापित किया गया था, जो कि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम है, उसके माध्यम से इसे स्थापित किया गया था। कौन कौन इसका ध्यान रखता है? इफ्को है, क्रबको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये सब जो संस्था है वो इसके रिलेटेड काम करती है। तो ये है भारतीय बीज लिमिटेड है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ्को है, नाफेड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, एनसीडीसी है, वो सारी चीज़ें इसे प्रमोट करने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के अंतर्गत आती है, जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत ही काम करती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 2002 का, उसके तहत इसे स्थापित किए गए थे। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, बीज है उनकी हाई क्वालिटी है वो मेंटेन करना है, और इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट वगैरह वो कुछ चीज़ें कम हो जाएगी। तो ये पूरा हमारा जो आर्टिकल था वो था भारतीय बीज सहकारी समिति से रिलेटेड। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो चाइना है, एक हमारी रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, इस पर बांध बना रहा है। चाइना है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर बांध बना रहा है। बांग्लादेश है और वो और भारत दोनों इसको लेकर चिंता में आ गए हैं। क्यों चिंता में आए, इसको समझेंगे हम। ये समझो, ये भारत का है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर है ये बांग्लादेश BNG है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, यहाँ पर ये आती, यहाँ से आती ब्रह्मपुत्र रिवर। चाइना है वो यहाँ पर बांध बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, बांध बना रहा है। इसमें क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बांध होगा। तो अब पहला चीज़ है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बांध है, ये चीज़ याद रखना, लार्जेस्ट, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, ये जो रीजन है ना, ये आता है प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेट होती है एक दूसरे से टकराती है, हिमालयन रीजन है, यहाँ पर प्लेट होती है वो एक दूसरे से टकराती है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी कि ये जो एरिया है
वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। अर्थक्वेक जो है उसके प्रोन एरिया, मतलब यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये एक तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यहाँ जो एरिया है यहाँ पर प्लेटों के विचलन की वजह से भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। तो पहली चीज़ है ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाया जा रहा है, और ये ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब चैलेंज खुद ही खुद समझा ना, बांध सबसे बड़ा है, भूकंप प्रोन एरिया है। दूसरी रीजन है ये जो बांग्लादेश तक का पूरा एरिया है, भारत का नॉर्थ ईस्ट और ये बांग्लादेश का पूरा एरिया, ये ब्रह्मपुत्र पर निर्भर करता है, ब्रह्मपुत्र के पानी पर ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे बांध बनाया जाएगा, इसका मतलब पानी कम आएगा। तो आप चैलेंज खुद ही खुद समझाओ, अगर चाइना यहाँ पे बांध बनाएगा तो बांग्लादेश और भारत की चिंता है कि पहली बात है कि ये जो बांध जहाँ पे आप बना रहे हो वहाँ पर प्लेटों की विचलन की वजह से भूकंप आ सकता है। अगर इसकी वजह से बांध टूट गया तो हमारा पूरा ये देश है, आधा ये पूरा भाग है वो डूब जाएगा। पहले कंसर्न तो ये है। दूसरा, अगर ऐसी बात नहीं है, आप पानी को रोक लेते हो तो हमारे यहाँ पे पानी नहीं आएगा, तो हमारे जो इरिगेशन वगैरह है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, हमारी काफ़ी चीज़ें जो इस पर डिपेंडेंट है वो प्रभावित हो सकती है। तीसरा, आप इसके साथ हमारा डेटा शेयर नहीं करोगे तो बाढ़ कब आएगी, ये सारी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो और भी कई कंसर्न है वो देखने को मिल सकता है। चाइना है वो डिप्लोमेटिकली गेम खेल सकता है कि आप कहना मानो, नहीं तो हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, इस प्रकार का भी गेम खेल सकता है। तो ये पूरे कंसर्न है इससे रिलेटेड। अब आर्टिकल देख सकते हैं, चीन ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध मंजूरी दे दी है। और ये जो है दो देश है भारत और बांग्लादेश, इन्होंने चिंता जताई है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इस पे 100 बिलियन से इन्वेस्टमेंट आनी है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील प्रोन वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और चाइना का कहना है कि हम स्वच्छ जो ऊर्जा है उसे प्रमोट कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, हम जो आपदा संबंधित जो घटना है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चाइना की ओर से कहा जा रहा है। कंसर्न क्या है, वही कंसर्न है कि हमारे यहाँ पे जो पानी आ रहा है उसे आप रोक लोगे तो हमारा लाइवलीहुड प्रभावित होगा। ये जो है ये प्लेट टेक्टोनिक, ये मेरे से बोला ही नहीं जाता है। प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये पूरा जो अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वो दिक्कत कर सकता है। साथ ही साथ में चाइना है वो ट्रांसपेरेंसी रखेगा ही नहीं रखेगा तो वो भी दिक्कत कर सकता है। ये सारे चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चीन का क्या कहना है, चीन ने यही कहा है कि हमें ना दिक्कत नहीं करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, हम आपके साथ में डेटा शेयर करेंगे, आपके हिस्से का पानी उसे रोकेंगे नहीं, और आपदा को निवारण करने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चाइना की ओर से ये भी बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत को कूटनीति अपनाने की जरूरत है। दोनों देशों में भारत और बांग्लादेश को मिलकर चाइना के साथ में सहयोग को मजबूत करना है, डेटा शेयरिंग के लिए और जो विवाद है उसकी समाधान के लिए एक ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें भी की जा रही है। अब बात करते हैं भारत में डैम सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है। तो भारत में डैम सेफ्टी के लिए एक अधिनियम है, भारत में बांध सुरक्षा अधिनियम, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो भी बांध है उसकी निगरानी करना, उसका निरीक्षण करना, उसका संचालन करना, उसका रख रखाव करना, ये सारे इसके उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य वही है, निरीक्षण करना, रख रखाव करना, बांधों का यही है। इसके अंतर्गत 2 राष्ट्रीय निकाय भी है, बांध सुरक्षा राष्ट्रीय समिति और बांध के लिए बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति, दूसरी है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण। तो एक है राष्ट्रीय समिति बांध सुरक्षा के लिए, दूसरी है राष्ट्रीय प्राधिकरण है। तो 2 संस्थाएं बनाएगी है, और राज्यों में भी 2 संस्थाएं बनाएगी है जो कि बांधों के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर इसका पालन सही से नहीं होगा तो 1 साल से या 2 साल की सजा भी हो सकती है। और क्या क्या चीज़ें देखने की आवश्यकता है, मानसून आने से पहले चेक होगा कि बांध सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मानसून जाने के बाद में चेक होगा, बाढ़ है, भूकंप है, आपदा है, इन सब के बाद में और जाने से पहले भी चेक किए जाएंगे बांधों की स्थिति है। आपातकालीन में एक कार्यदल होगा जो तैयार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट के तहत बांधों के लिए की जाएगी। बांधों के लिए संविधान में क्या है, तो संविधान की बात करें तो संविधान में 2 चीज़ें होती है, यहाँ पे ये समझो। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट। ये किस में बांटा गया है, ये है शेड्यूल 7, अनुसूची 7 में 2 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है। अब स्टेट लिस्ट में जो है ना वाटर है, पानी है, वो आता है स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। पर इसकी एक एंट्री है 56 जो कि बात करता है रिवर है, उनकी सुरक्षा वगैरह है, उससे रिलेटेड है। तो अब इनडायरेक्टली एक यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है रिवर से रिलेटेड, रिवर की सुरक्षा करना है, बांध है उसकी सुरक्षा, बाकी मोस्ट ऑफ चीज़ें है वो स्टेट लिस्ट में आ जाती है।
तो हमारा एक आर्टिकल है 246, उसमें बात करी गई है अगर कोई भी यूनियन लिस्ट की कोई भी सूची है वो स्टेट लिस्ट में मैच कर रही है, जैसे कि यूनियन लिस्ट की अभी क्या सूची है, ये 56 बात करता है कि जो अपना केंद्र सरकार है वो बांधों को जो निगरानी रखेगा, नदियों की देखरेख करेगा और ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो सुलझाने का यूनियन सरकार मतलब केंद्र सरकार काम करेगी। तो ये पानी से रिलेटेड है बात, और ये पूरा मैटर भी पानी से रिलेटेड है। तो इसके कारण है वो यूनियन है वो जो राज्य सरकार के लिए कानून बना सकता है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है जो 17 है वो जैसे कि पानी से रिलेटेड जल है, नहरें है, आपूर्ति है, नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें राज्य में आती है। बट एक 56 एंट्री है वो केंद्र सरकार, 56 है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है जहाँ नदियों के लिए बातें करी गई है। पर हमारा जो आर्टिकल 246 है ये बात करता है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है और वो केंद्र सूची के विषय से संबंध रखता है तो केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो ये बात करेगी हमारे संविधान में। बांधों की स्थिति की बात करें तो भारत में 1100 बांध है, 50 बांध ऐसे हैं जो कि 120 साल, कुछ बांध ऐसे हैं जो 50 साल के हो चुके हैं और कुछ बांध ऐसे हैं जो 120 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 80% ऐसे बांध हैं जो कि अब तो उनको बंद करने की आवश्यकता है क्योंकि वो कभी भी टूट सकते हैं, क्योंकि या तो वो 50 वर्ष और या 150 वर्ष पुराने हैं। जैसे कि एक मुल्लापुरियर बांध है वो 126 साल पुराना है। ये कहाँ पर है मुल्लापुरियर बांध? ये केरल में है। फिर कृष्णा राजा सागर बांध है ये 1931 में बना था जो कि 91 साल पुराना है। मेतूर बांध है वो 1934 में बना जो 88 साल पुराना है। तो आप है ना ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो, जब बांधों के लिए आपको कुछ मेंस में लिखना हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भारत में बांधों की स्थिति इसलिए खराब है कि भारत में कई बांध है वो तो 100 से 150 साल पुराने हैं। एग्जाम मुल्ला पेरियम का, कृष्ण राजा है, मेतूर बांध का एग्जाम्पल दे सकते हो। और 80% ऐसे बांध है जो कि उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, उनको अब बंद करने की आवश्यकता है। ठीक है, और भी कुछ आगे हम चैलेंज देखेंगे, क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं। और है कि वर्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी तकनीकी इसमें अपनाई गई है। और इसमें भंडारण क्षमता, क्योंकि लगातार पानी आएगा तो साथ में कीचड़ वगैरह आएगा तो इसकी भंडारण क्षमता वो भी कम होती जा रही है। डिजाइन भी है वो त्रुटिपूर्ण है, गाद वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो गया। तो ये भारत में बांधों के रिलेटेड कुछ लिखना है तो ये चीज़ें लिख सकते हो आप कि ये चैलेंज है वो देखने को मिलते हैं बांधों के लिए भारत में। ठीक है, और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, तो प्रभाव क्या पड़ता है, पर्यावरण है, समुदाय, पर्यावरण कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, बांध बना जाओगी तो कितने जीव जंतुओं को हटाना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, तो पर्यावरण संबंधित है। यहाँ पे लोग रहते हैं उनको विस्थापित करना पड़ेगा, सामुदायिक है। सामाजिक है, वही सामाजिक लोगों को अस्त व्यस्त करना, पैसे लगेंगे, ट्रांसपेरेंसी है वो दिक्कत आएगी। कदम क्या है, कदम हमने देखी है 7वीं अनुसूची मेंशन है, एक्ट भी बनाया गया है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल बांध से रिलेटेड था। भारत सरकार ने क्या क्या पहले करी, स्वच्छ भारत मिशन है, फिर जल जीवन मिशन है, राष्ट्रीय जल नीति है, कृषि सिंचाई योजना है, और भी कई चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस प्रकार के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था बांध सेफ्टी से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसको आप जरूर एक बार देखना और आंसर देने की कोशिश जरूर करना। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मेंस में पूछा गया था 2018 में, तो इसे भी एक बार जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ पे बात करी गई है कि भारत में है ना कि अभी कुछ टाइम में एक डेटा आया है, एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट है। इसमें बात करी कि भारत में है ना जो एक्सपेंडिचर की जाती है, लोगों के द्वारा जो उपयोग पैसे खर्च करे जाते हैं उसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो प्रति व्यक्ति जो उपभोग है, पर कैपिटा कंजप्शन है, उसमें वृद्धि देखने को मिली है 3%। और जो लोगों शहर और गांवों के बीच में जो ये अंतर था इसमें भी कमी देखने को मिली, यानी कि गांवों में भी कंजप्शन है वो बढ़ा है, पर ज़्यादा यहाँ पे बात हुई नहीं इस आर्टिकल में। ठीक है, ये बात थी। फिर ये जो आर्टिकल है यहाँ पे जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में कुछ कमियां बताई गई है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया था, 5वीं और 8वीं के बच्चों को पास करना अनिवार्य था। बट यहाँ पे अभी मंत्री जी है, उन्होंने क्या कहा, शिक्षा मंत्री ने, कि 5वीं और 8वीं के बच्चे हैं उनको अगर वो नहीं पढ़ते तो उनको फेल भी किया जा सकता है। तो पहले जैसे बोर्ड परीक्षा होती थी वैसे 5वीं और 8वीं के लिए भी बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके खिलाफ है। तो बस यही बातें करी गई है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।